नमस्कार मित्रों, आज सुनिए हिंदी के वरिष्ठ लेखक श्री गोविंद उपाध्याय की लिखी हुई कहानी हे वत्स तुम्हारा जाना। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। धीरे धीरे घर पर आए मेहमान जाने लगे थे। घर अब पुराने ढर्रे पर आने लगा था। धर्मेश अस्थाना ने एक अंगड़ाई ली और खिड़की से बाहर देखने लगे। सामने अमरूद के पेड़ पर बने घोंसले से गौरैया के बच्चों के चहकने की आवाज़ आ रही थी। शायद उनकी माँ दाना लेकर लौट आई थी। दोपहर का समय था। एक निर्जीव सी धूप अमरूद के पेड़ से छनकर बरामदे में रेंगने लगी थी। फरवरी का पहला सप्ताह था। जाड़ा अभी भी अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहा था। मान्या चाय का प्याला रखकर चली गई थी। हालांकि भोजन का समय हो रहा था, लेकिन उनकी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन था, जिसे लाख चाहने पर भी छुपा नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता है कि वो एक झटके से उन सारी चिंताओं से मुक्त हो गए, जिसके लिए पिछले 20 सालों से अपने दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर रखी थी। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि उनके बाद सिद्धार्थ का क्या होगा। धर्मेश खुद 4 बहनों के बाद पैदा हुए थे, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। शादी के 2 साल बाद ही उनके घर सिद्धार्थ पैदा हुआ था। लगभग 30 साल बाद उनके परिवार में कोई बच्चा आया था, वो भी बेटा। पूरा घर रोशनी से नहा गया था। धर्मेश के माता पिता को तो मुँह मांगी मुराद मिल गई थी। बुढ़ापे में अपने वंश को फलता फूलता देखकर अपार प्रसन्नता हो रही थी। मान्या के गुलाबी चेहरे पर भी माँ बनने की संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। वो कभी पति को देखती और फिर पुत्र को। क्या देख रही हो मान्या? तब धर्मेश ने उत्सुकता से पूछा था। इस नन्हे शैतान का आपसे मिलान कर रही हूँ। बिल्कुल आपकी छोटी प्रतिलिपि है। वही आंखें, वैसे ही नाक। ये देखिए, आप जैसे ही हंसता भी है और दोनों खिलखिलाकर हंसती है। सिद्धार्थ बहुत प्यारा बच्चा था, जैसा कि हर माँ बाप की चाहत होती है। उसका बेटा सुंदर, सुशील और मेधावी बने। धर्मेश को भी लगता कि उनका बच्चा मेधावी है, वो तेज़ दिमाग का है और आने वाले समय में उनका नाम रोशन करेगा। शायद धर्मेश का सोचना सही था। 2.5 साल की उम्र में जब सिद्धार्थ ने प्ले ग्रुप स्कूल में जाना शुरू किया, तभी उसकी प्रतिभा झलकने लगी थी। वो किताब लेकर पढ़ाई करता और बहुत जल्दी अक्षरों को पहचानने लगा था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चल रहा था और उसके साथ सिद्धार्थ की कक्षाएं भी बदलती जा रही थीं। देखते ही देखते वो 5वीं में पहुंच गया। बेटे को देखकर धर्मेश का सीना चौड़ा हो जाता। उसने उसके लिए ढेर सारे सपने संजो रखे थे, लेकिन वो सपने इतनी निर्दयता के साथ टूट जाएंगे, ऐसा तो कभी धर्मेश अस्थाना ने सोचा भी नहीं था। इतना विभत्स, इतना क्रूर। वो जून का अंतिम सप्ताह था। हवा में तपिश के साथ अब गीलापन भी आ गया था। आवारा बादल देखते देखते एकजुट हो जाते और फिर धरती भीगना शुरू कर देती। स्कूल की छुट्टियां समाप्त होने वाली ही थीं। धर्मेश बहुत खुश थे। उनका बेटा शहर के सबसे अच्छे स्कूल में 6वीं की प्रवेश परीक्षा में सफल हो गया था। बहुत नाम था उस स्कूल का। हर पिता का सपना था कि उसके बेटे को वहाँ पढ़ने का मौका मिले। इस स्कूल के पढ़े बच्चे देश विदेश में अच्छे पदों पर कार्य कर रहे थे। ये मौका सिद्धार्थ को भी मिलने वाला था। वो सिद्धार्थ को इस खुशखबरी की सूचना दे पाते कि एक दूसरी सूचना उनके कानों तक कहर बनकर पहुंची। उनका लाडला बेटा पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। धर्मेश अस्थाना को लगा कि वो एक गहरे अंधकार में डूबते चले जा रहे हैं। उनकी सारी इंद्रियां कुछ पल के लिए सुन्न सी हो गईं। जब थोड़ा सा सामान्य हुए तो उनके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। जरा सी लापरवाही ने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया था और इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता था। गर्मियों की छुट्टियां बिताने सिद्धार्थ माँ के साथ ननिहाल गया था, सिर्फ 10 दिन के लिए। बहुत छोटा सा कस्बा था, कुछ कुछ गांव जैसा, थोड़ा थोड़ा शहर जैसा। सच तो ये था कि वो एक गांव ही था, किंतु पास के शहर के विस्तार के साथ ही वो गांव को निकल गया। उसी कस्बे में सिद्धार्थ के मामा का भी घर था। उस दिन भी समय से सूरज ने झपकी ली थी। रात ने एक मादक अंगड़ाई के साथ चांद का स्वागत किया था।
जब चांदनी अपने यौवन पर थी और सितारे मिलकर कोरस गा रहे थे, हवा धीरे धीरे दिन के तपिश को शांत कर रही थी। सिद्धार्थ परियों के देश में सपनों के पंख लगाकर उड़ रहा था, सितारों के साथ गुनगुना रहा था, परियों के साथ खिलखिला रहा था। अचानक उसके पंख उखड़ गए और उस सितारों के बीच से तेजी से नीचे गिरने लगा था। परियां उसे आवाज़ दे रही थीं, सिद्धार्थ, और सितारों का मधुर गीत एक चीख में बदल गया। दूसरी सुबह हवाओं में एक शोक गीत था। सिद्धार्थ बेहोश मिला था। रात के किसी समय वो उठा था। अनजान जगह में नींद के कारण वो समझ नहीं पाया और खुली छत के एक छोर पर पहुंच गया, जहां दूसरा मकान 2.5 फीट की दूरी पर था। वो दोनों मकानों के बीच में मिला था। उसकी गर्दन सीने से लगी थी, धड़ जमीन पर और पैर हवा में थे। सिद्धार्थ कभी अपने सपने के बारे में नहीं बता पाया। कई हफ्ते कोमा में रहने के बाद भी जब होश आया तो बिस्तर से उठने लायक नहीं था। वो बोल नहीं सकता था, मुंह से सिर्फ गों गों की आवाज़ निकालता और दाहिने हाथ से इशारा करता। उसकी कलाई एक विचित्र मुद्रा में झुकी रहती, जिसमें बेजान उंगलियां और अधखुली मुट्ठी थी। वो टुकुर टुकुर छत की ओर देखता रहता। उसकी चंचल आंखें बताती थीं कि वो जिंदा है, जबकि जिंदा जैसा बचा क्या था। मान्या तो माँ थी, उसे हर हाल में सिद्धार्थ स्वीकार था। क्या हुआ, मेरा बेटा चल फिर नहीं सकता है, मुझसे बात नहीं कर सकता है, इसके बावजूद उसकी आंखें मुझे सब बताती हैं। उसके होने का एहसास ही मेरे लिए बहुत है। देखना, एक दिन वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। दुनिया में कुछ भी तो असंभव नहीं है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ में एक अजीब तरह का कंपन शुरू हो जाता। शायद कुछ और देर यदि वो बोलती रही तो उसके स्वर विलाप में बदल जाएंगे। मान्यता बहुत मजबूत थी। धर्मेश सैकड़ों बार उसके सामने रोए होंगे, लेकिन मान्या के आंखों में आंसू शायद सूख चुके थे। वो चुपचाप सिद्धार्थ के सभी कामों को करती, जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। 29-30 का हो चुका था सिद्धार्थ, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उसकी दुनिया वैसी ही स्याह थी। खिड़की के पास उसकी चारपाई लगी रहती, तकिए के सहारे मान्या उसे बैठा देती। वो लॉन में खिले हुए गुलाब, जीनिया और डहेलिया के फूलों को देखता रहता। कभी बोगनवेलिया की लताओं के बीच में मनी प्लांट के पौधे की घुसपैठ को निहारता। वो 30 साल का अबोध बच्चा था। मान्यता ये बात जानती थी। सिद्धार्थ सचमुच उसकी ही प्रतिलिपि था। मान्या ने बिल्कुल ठीक कहा था, नाक नक्श हूबहू उसके जैसे। हालांकि सिद्धार्थ के बाल बहुत छोटे करा दिए जाते, लेकिन जब कभी बढ़ जाते तो उसकी तरह ही घुंघराले थे। सिद्धार्थ से 4 साल छोटे मयंक ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर पूना में नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो मान्या को काफ़ी देर तक शून्य में कुछ खोजते हुए देखा था। उसके चेहरे पर असमय उगाई झुर्रियों के पीछे सिद्धार्थ के भविष्य की चिंता थी, लेकिन ये सारी चिंता बेमानी थी। इस समस्या का कोई हल नहीं था। सैकड़ों रातें धर्मेश ने मान्या के साथ सिद्धार्थ के पास बैठकर काटी थी। उफ, वे काली रातें। वैसी एक काली रात को वो अपने जवान बेटे सिद्धार्थ को लेकर अस्पताल पहुंचा था। सिद्धार्थ को 2 दिन से बुखार था। धर्मेश के फैमिली डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया। अस्थाना जी, मामला गंभीर लग रहा है, नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ेगा, कुछ जांच करानी पड़ेगी, घर में रखना ठीक नहीं है, लड़का ज़्यादा तकलीफ़ में है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। नर्सिंग होम की गुलाबी दीवारों पर एक नन्ही सी मकड़ी ने बहुत लगन से जाला बनाया था। पिछले 5 दिनों से धर्मेश अस्थाना ने कई बार देखा था। मकड़ी अपने धागे के साथ हवा में लटक जाती, फिर वो धागा लगता अभी टूट कर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद ही वो सिरा दीवार पर चिपक जाता। पिछले 5 दिन से लगातार मकड़ी दिन रात श्रम कर रही थी। उसे पूरे 5 दिन हो गए थे, नर्सिंग होम के इस प्राइवेट रूम में। सिद्धार्थ इससे पहले भी बीमार पड़ता था, परंतु इस बार स्थितियां चिंताजनक थीं। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सिद्धार्थ का पूरा शरीर तप रहा था। मान्या तो डॉक्टर से भिड़ गई थी। सर कुछ करिए, वो बेजुबान कुछ नहीं बोल पाता है, लेकिन मैं समझती हूँ उसकी पीड़ा। सारी रात पीड़ा से कराहता रहता है, मुझसे नहीं देखा जाता उसका दर्द। डॉक्टर ने आश्वासन दिया, देखिए पेशेंट की हालत बहुत अच्छी नहीं है, उसके प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से घट रहे हैं, उसे ब्लड चढ़ाना होगा। मगर उसकी नौबत ही नहीं आई।
सिद्धार्थ की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। मान्या बिलख पड़ी। उसकी आंखों में बरसों से रुके आंसुओं ने बांध तोड़ दिया था। पर धर्मेश की आंखों के आंसू सूख चुके थे। वो नर्सिंग होम की गुलाबी दीवारों को निहार रहा था। दीवारें चमक रही थीं, जाला साफ हो चुका था और मकड़ी का कहीं अता पता नहीं था। सिद्धार्थ की आंखें बंद थीं, मानो वो अभी सो रहा है। जगते ही अपनी माँ को गोंगों के साथ आवाज़ देगा और संकेत से बताएगा कि उसे कुछ खाने को चाहिए। धर्मेश मृत बेटे के पास आ गए, उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से बुदबुदाए, मानो खुद से बोल रहे हों। तुम्हें इस हाल में देखकर मैं रोज़ मरता था। ये चिंता हमेशा सताती थी कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, और इस कल्पना मात्र से मैं अंदर से दहल जाता था। लगता मेरी छाती पर एक भारी सा पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर से दबा हुआ मेरा दम घुट रहा है। शायद मैं ये बात कभी नहीं बोल पाऊंगा कि हे वत्स, तुम्हारा जाना ही मेरे मुक्ति का मार्ग था। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार गोविंद उपाध्याय जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी, हे वत्स तुम्हारा जाना। उम्मीद है कहानी ने आपके मर्म को भी छू लिया होगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करिएगा और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।